वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो हम लोग देख चुके हैं और अब हम देख रहे हैं फिजिक्स के क्वेश्चन। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है लाइट चैप्टर से, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। पहला क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लिखिए। तो सिंपल सी बात है, सभी को पता है कि एक रे ऑफ लाइट जब एक प्लेन पॉलिश सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो उसी मीडियम में वापस चल जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। और इसके दो लॉ है, कि पहला लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये लिख लेना आपको। फिर दूसरा, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड है नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन, ये सब सेम प्लेन पे होता है, ये देखना है। फिर दूसरा, रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, अगर वो अलग अलग मीडियम है, ये एक मीडियम या दो मीडियम, दो अलग अलग मीडियम से रे ऑफ लाइट ट्रेवल करती है तो वो क्या होती है, नॉर्मल से क्या हो जाती है, थोड़ी बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे टू द नॉर्मल है, या तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी या नॉर्मल से दूर बेंड हो जाएगी। ठीक है, इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं, इसी फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, इसके भी टू लॉज हैं आपके। पहला लॉ सेम है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल सभी एक सेम प्लेन पे होते हैं। दूसरा क्या है, साइन आई अपॉन में साइन आर इज ऑलवेज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसी को क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं। आपको अगर स्नेल्स लॉ आ जाएगा तो भी आपको यही लिखना है। चलिए, इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है कि रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज की और ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं। और मैग्निफिकेशन को एक और फार्मूला आता है V अपॉन में U। ठीक है, तो इसको आपको देखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, पावर ऑफ लेंस की जो यूनिट होती है मीटर इनवर्स भी होती है और एक यूनिट जो होती है वो डायोप्टर भी होती है। ठीक है, डायोप्टर मेन यूनिट, ऐसा यूनिट में डायोप्टर को ही लेते हैं, मीटर इनवर्स को नहीं लेते हैं। ठीक है, दोनों यूनिट पूछ सकता है, तो डायोप्टर मेन यूनिट है इसकी, डायोप्टर पूछा जा सकता है। तो क्या है कि भैया कि पावर ऑफ लेंस 1 अपॉन में F, ये होता है पावर ऑफ लेंस आपका। इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ये याद रखना है। फिर क्या पूछा जा सकता है कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के आपको यूजेस पूछे जा सकते हैं। तो टेलीस्कोप में, माइक्रोस्कोप में, डेंटिस्ट कौन सा यूज़ कर सकता है, ठीक है, मेकअप मिरर में, ये सब में क्या होता है, कॉनकेव मिरर यूज़ होता है। कार की हेडलाइट में, फ्लैश लाइट में, सोलर कुकर में ये होता है। ठीक है, रियर व्यू मिरर में या ब्लाइंड कॉर्नर मिरर में कौन सा यूज़ होता है, कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है। शॉप मिरर में, सिक्योरिटी मिरर्स में, ATM में, ये सब में ये यूज़ होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या पूछा जा सकता है आपसे, कि पूछा जा सकता है कि कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के यूज़ बता दो आप। ठीक है, तो नियर साइटेडनेस में आप कौन सा यूज़ करते हैं भैया, नियर साइटेडनेस को करेक्ट करने के लिए आप कॉनकेव लेंस से यूज़ करते हैं। ठीक है, वाइडर व्यू चाहिए जब आपको ये यूज़ करते हैं। ठीक है, वाइड एंगल कैमराज में यूज़ होता है। ठीक है, रीडिंग लैंप वगैरह में, फ्लैश लाइट वगैरह में यूज़ होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस किस में यूज़ होता है आपका, ठीक है, वो नियर साइटेडनेस में यूज़ होता है। तो ये वाला होता है फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं इसको, इसमें यूज़ होता है। ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज़ होता है आपका। ठीक है, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में। फोकस लाइट इन कैमरास और प्रोजेक्टर, इनमें यूज़ होता है आपका। ठीक है, और सोलर कुकर में भी ये यूज़ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले ह्यूमन आई से। ठीक है, ह्यूमन आई से आपको क्या पूछ सकता है, कि पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जा सकता है कि स्टार, वाई डू स्टार ट्विंकल वाइल प्लैनेट डू नॉट। ठीक है, स्टार क्यों ट्विंकल करता है और प्लैनेट क्यों नहीं करता है। सिंपल सा रीज़न है कि जो स्टार होते हैं वो एटमॉस्फेयर, मतलब हमारी अर्थ से बहुत दूर होते हैं और एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर होती है, तो वो लेयर के कारण रिफ्रैक्शन कर करके वो हमारे तक पहुँचती है। तो हमको एक्चुअल पोजीशन जो स्टार की है दिखना रहती है वो नहीं दिखती है, और वो स्टार क्या करता है, पोजीशन अलग रहती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो ट्विंकलिंग करता हुआ दिखाई देता है। और जो प्लैनेट होते हैं, ठीक है, वो अर्थ से पास में, बड़े दूर नहीं है, तो उसमें ये फिनोमिना नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ इसको एक बार देखें आप। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाई डज स्काई अपीयर ब्लू। तो स्काई जो है आपका नीला आसमान, ठीक है, क्यों दिखाई देता है, तो इसका सिंपल सा कारण है कि जब हमारे एटमॉस्फेयर में लाइट आती है, ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल रहते हैं बहुत सारे, उसकी वजह से स्कैटर हो जाती है, और स्कैटर होने पर ब्लू कलर हमको दिखाई देता है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ क्या होती है, मिनिमम वेवलेंथ रहती है। ठीक है, तो इसकी वजह से हमको कौन सा कलर दिखाई देता है, ब्लू कलर दिखाई देता है। चलिए, फिर
क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मायोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है। मायोपिया को हम लोग क्या बोलते हैं, नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं या शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक है, या फार साइटेडनेस भी बोल सकते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है, जो पास की वस्तु है, आपको मायोपिया में पास की वस्तु तो दिख जाती है, लेकिन अगर जो दूर की वस्तु है, दूर की वस्तु नहीं दिख पाती है, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है भाई, दूर की वस्तु तो इजीली देख पा रहे हो आप, लेकिन जब पास की वस्तु आप पढ़ाई लिखाई करने जाते हो तो आपको चश्मा लगाना पड़ता है, तो वो हाइपरमेट्रोपिया ही होता है, ठीक है। तो ये दो होते हैं। इसको करेक्ट किस प्रकार से किया जा सकता है, तो ये आपके पास में डायग्राम है, देखिए ये मायोपिया जो है, ठीक है, उसके लिए देखिए इमेज कहाँ बनना चाहिए थी, इमेज बनना चाहिए थी रेटिना पे, लेकिन इमेज क्या बन जाती है, रेटिना के पहले बन जाती है आपकी, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है, इसके करेक्शन के लिए आपको क्या लगाना पड़ता है, कॉनकेव लेंस लगाना पड़ता है, ठीक है। चलो देखिए फिर क्या है, ये हाइपरमेट्रोपिया है, फिर से आई जो मतलब रेटिना पे इमेज बनना चाहिए आपकी, लेकिन कहाँ चली जाती है, ये इस प्रकार से बन जाती है, रेटिना पे बन नहीं पाती इमेज। तो क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आप क्या कर दोगे, वहाँ पे आपने लगाया था कॉनकेव लेंस, यहाँ पे क्या लगा दोगे आप, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि ह्यूमन आई का डायग्राम बताओ, ठीक है, ह्यूमन आई का डायग्राम पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से डायग्राम आप बना दीजिएगा, ठीक है, पूरे नंबर मिलेंगे इसके। चलिए फिर हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी में पहला क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है भैया, ठीक है। जिस प्रकार से वाटर का फ्लो होता है भैया, उसी प्रकार से क्या होता है, चार्ज पार्टिकल का फ्लो होता है, और उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। उसकी यूनिट क्या है, एम्पियर, एम्पियर में मेजर करते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि कोई चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाने के लिए जितना काम करना पड़ा, ठीक है, कोई सी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाने के लिए जितना काम करना पड़ा, तो दो पॉइंट पे अलग अलग उसका क्या हो जाता है, काम हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाने को चार्ज को कितना काम करना पड़ता है, वही क्या होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। इसको वोल्ट लेते हैं। फिर आपसे एक पूछा जा सकता है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफर यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉसेस। देखिए क्या होता है, रेजिस्टेंस जो होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके एरिया के। तो अब मैंने क्या कर दिया, दोनों को अगर कंबाइन कर दो तो इट इज़ प्रोपोर्शनल टू L/A, और मैंने क्या करा फिर R, और ये जो मैंने ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाते हैं रो, तो ये जो हो जाएगा L/A, और यही क्या है आपका, यही आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। इसकी यूनिट क्या होती है, ओम मीटर, इसकी यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। यूनिट पूछ सकता है, ये फॉर्मूला पूछ सकता है आपसे, तो ये आपको लिखना होगा, ठीक है। फिर ओम्स लॉ, तो भैया ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ है V = IR। कैसे याद करोगे इसको, वीर करके याद कर लो, वीर, ठीक है। जब आप क्या करते हैं, जब आप किसी कंडक्टर में वोल्टेज को अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो जो उसका जो करंट होता है ना, उसका जो करंट रहता है वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या कि भैया जिस प्रकार से करंट आप बढ़ा रहे हो, उसी प्रकार से पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ये था। चलो आगे बढ़ो। फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को फैक्टर किस प्रकार से अफेक्ट करते हैं, तो पहला तो मटेरियल, भैया मटेरियल पे डिपेंड करेगा, जैसे कि कॉपर है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, तो आयरन का इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। कॉपर का कम होता है, एल्यूमिनियम का कॉपर से ज़्यादा होता है, ठीक है। लेंथ है, तो लेंथ क्या हो जाएगा भाई, जितनी ज़्यादा लेंथ रखोगे, R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, अभी लिखा था अपन ने, तो जितनी लेंथ बढ़ाओगे उतना क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। फिर एरिया, ठीक है, अगर एरिया क्या हो जाएगा, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो एरिया कम करोगे, रेजिस्टेंस क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। फिर दूसरा टेम्परेचर, तो टेम्परेचर में क्या होता है, वैसे तो अलग अलग होता है, लेकिन जनरली एक टेंडेंसी देखी गई है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे आप, तो रेजिस्टेंस क्या होता जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। चलिए फिर रियोस्टर्स पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन ये है आपका, सीरीज कॉम्बिनेशन R1 R2 R3,
ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर्स क्या हो जाते हैं, तो रिजल्टेंट अगर आप रेजिस्टेंस पूछोगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा आपका, ठीक है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, इससे रिलेटेड आपसे एक आधी न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। चलिए, तो अब हमको देखना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पहला क्या है आपका, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। अब देखो, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है आपका, तो उसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, और फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर आप इस प्रकार से, जिस प्रकार से फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड है, अगर अपना लेफ्ट हैंड आप इस प्रकार से म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखो, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को एकदम परपेंडिकुलर रखो, तो क्या शो करता है, जो मिडिल फिंगर इंडेक्स फिंगर जो रहती है आपकी फील्ड की डायरेक्शन शो करती है, वहीं आपकी मिडिल फिंगर जो है करंट की डायरेक्शन शो करती है, और जो आपका थंब है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वहाँ की डायरेक्शन शो करती है, ठीक। तो ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का रोल। यही तो दिक्कत है। चलिए भाई, अब हम लोग देखने वाले हैं राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल, अगर किसी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो होता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस प्रकार से रहती है आपको देखना है, ठीक है। अगर आपने अपने हाथ को इस प्रकार से रखा और करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ठीक है, करंट की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है, तो इस दिशा में, जिस दिशा में पेन चल रहा है मेरा, इस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी, ठीक है। यही क्या बोलता है, राइट हैंड थंब रूल बोलता है। तो आपको चलिए, अब हमको देखना है सोलोनॉइड। सोलोनॉइड क्या है, ठीक है। अगर आप कोई इंसुलेटेड चीज लो, उस पर वायर को क्या कर दो, बाउंड कर दो, ठीक है, और उसमें अगर करंट फ्लो करेंगे तो इट विल बी कन्वर्ट इनटू अ इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट में बन जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन पूछ लेता है आपको, तो नॉर्थ टू साउथ इसमें डायरेक्शन रहती है, ठीक है, और इस प्रकार से पूछ लेगा। और सोलोनॉइड के अंदर किस प्रकार से रहती है ये भी पूछा जा सकता है कि सोलोनॉइड के अंदर होगी, ठीक है, यूनिफॉर्म रहेगी। यूनिफॉर्म बोले तो पैरेलल, यूनिफॉर्म बोले तो पैरेलल, यूनिफॉर्म बोले तो पैरेलल, ठीक है। सोलोनॉइड पूछा जा सकता है आपसे। चलिए, फिर क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज एक सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक डिवाइस है जो कि क्या करती है, अगर आपका घर में जैसे घर की लाइनिंग है यहाँ पे, और घर के बाहर हम लोग क्या लगाते थे, एक फ्यूज़ लगाते थे। अगर ज़्यादा करंट आता है तो पहले क्या करता है, इस फ्यूज़ पे पड़ता है, तो फ्यूज़ क्या होता है, फ्यूज़ ब्रेक डाउन हो जाता है और यहाँ से इसका कनेक्शन टूट जाता है, मतलब सर्किट को क्या कर देता है, ये ब्रेक कर देता है, सर्किट को ब्रेक कर देगा। सर्किट को ब्रेक कर देगा तो घर के अंदर के जो इंस्ट्रूमेंट हैं हमारे, हाई करंट से क्या हो जाते हैं, वो बच जाते हैं। तो फ्यूज़ इसीलिए क्या है, एक वायर है, और वायर किस प्रकार का है, लो मेल्टिंग पॉइंट का वायर है, ठीक है। और इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस होता है हाई रेजिस्टेंस लो मेल्टिंग पॉइंट का वायर होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्यूज। फिर ओवरलोडिंग क्या होती है, ठीक है, ओवरलोडिंग है कि भैया घर में 5 वोल्ट का कोई आपने क्या लगा रखा है, इंस्ट्रूमेंट लगा रखा है, ठीक है, और सप्लाई उसको दे रहे हो 10 वोल्ट की, तो फिर क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, कम लगाना चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ओवरलोडिंग, ठीक है। सप्लाई ज़्यादा हो जाए और कैपेसिटी क्या हो, कम हो, ठीक है, फिर उससे आपकी क्या हो जाएंगे, वो डिवाइस खराब हो जाएंगे, फॉल्ट हो जाएगा उनमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या है। तो ये क्या है, एक इमेजिनरी लाइन्स है, ठीक है।
क्या बताती है, डायरेक्शन और स्ट्रेंथ बताती है मैग्नेटिक फील्ड की, कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है और स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, ये बताती है। तो इसको एक बार आपको क्या करना है, देख लेना। चलिए अब लास्ट चैप्टर जो बचता है आर एनवायरनमेंट का। ठीक है, पहली बात पूछा जा सकता है कि फूड चेन क्या होती है और फूड वेब क्या होती है। तो फूड चेन क्या भैया, देखो ये फॉरेस्ट की फूड चेन है। ठीक है, ये फॉरेस्ट की, ये ग्रासलैंड की, और ये आपके तालाब की, बोले तो पॉन्ड की। ठीक है, तो ये फूड चेन है आपके। यहाँ पे देखो ये प्लांट प्रोड्यूसर है, फिर हिरन ने इसको खाया, फिर शेर ने इसको खाया, तो इस प्रकार से एक क्या बनी, एक चेन बनी। ठीक है, जब चेन एक ही सीक्वेंस में चले तब तो ठीक है, अगर सीक्वेंस अगर गड़बड़ा जाए, मतलब एक साथ बहुत सारी फूड चेन आ जाए, ठीक है, एक ऐसी जगह जहाँ पे तालाब भी हो, जहाँ पे ग्रासलैंड भी हो, जहाँ पे फॉरेस्ट भी हो, तो सारी चेन क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी। उसी चेन के मिक्सअप को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं फूड वेव। उसी को क्या बोलते हैं, फूड वेव। अब इसमें किसी को कोई भी खा सकता है, ठीक है, क्योंकि सभी एक जगह पे आ गए हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, फूड वेव। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल मतलब जो सब्सटेंस क्या हो जाएंगे, इन्वायरमेंट में आए हैं, ठीक है, भगवान ने उनको भेजा और वापस से इन्वायरमेंट में मिल जाएंगे। ठीक है, मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे, वही वाली बात है। तो ये बायोडिग्रेडेबल, जैसे पेपर हुआ, वुड हुआ, ठीक है, फूड स्क्रैप्स हुए, ये सब क्या हो जाते हैं, बायोडिग्रेडेबल। और नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या, कि भैया धरती में मिल नहीं पाएंगे ये। जैसे कि प्लास्टिक हुआ आपका, ठीक है, प्लास्टिक भाई डिकम्पोज थोड़ी होगा, वो तो रहेगा हमेशा। ग्लास हुआ, मेटल हुआ, तो ये सब चीज़ें जो होती है ये ख़राब नहीं होती, इन्हीं को क्या बोलते हैं, मतलब डिकम्पोज नहीं होती, इन्हीं को क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। फिर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओजोन लेयर डिप्लेशन क्या होता है। तो भाई साहब ओजोन लेयर क्या करती है, ये एटमॉस्फेयर से एक लेयर होती है, ठीक है, ओजोन की, ठीक है, O3, ये ओजोन की एक लेयर है। तो इस लेयर से क्या होता है, अल्ट्रावायलेट जो रेज रहती है वो धरती पे अगर डायरेक्ट आएगी तो हमारे लिए हार्मफुल है, तो उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। लेकिन क्या है, पॉल्यूशन की वजह से क्या होता है कि ये जो लेयर है, ओजोन लेयर, ये क्या होती जा रही है, धीरे धीरे डिप्लेट होती जा रही है, मतलब कमी आती जा रही है इस लेयर की। तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी को ओजोन लेयर डिप्लेशन बोलते हैं। इसकी वजह से स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन कैंसर वगैरह हमको हो सकता है। ठीक है, फिर एक है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, तो ग्रीन हाउस क्या होता है, तो ग्रीन हाउस में ये होता है कि एक जो अर्थ है हमारी, ठीक है, उसमें गैसेस क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है। ठीक है, जैसे कि मीथेन हुआ, वाटर वेपर हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, ये ग्रीन हाउस गैसेस है। इससे क्या हो जाता है, इससे अर्थ का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ने लगता है। जैसे क्या होता है कि सन जो है, सन से रे ऑफ लाइट आई, रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी। लेकिन इन गैसेस की वजह से क्या होती है, वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती, तो एटमॉस्फेयर में फंस जाती है। उसकी वजह से क्या हो जाता है, उसकी वजह से टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। और जब टेम्परेचर लगातार बढ़ते रहता है तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी को ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ठीक है, लगातार टेम्परेचर बढ़ते रहने को क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ठीक है, ये सब अपने हमारी एक्टिविटी की वजह से होता है। पेट्रोल वगैरह जलाते हो आप, ठीक है, तो उसी की वजह से होता है। तो इस प्रकार से